हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर सेकंड है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, मतलब पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन, उनसे रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बट आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि मैंने इसमें क्या क्या बताया, इसमें मैंने स्टेटमेंट्स बताए हैं, आयोग बताए हैं, आयोग का सन बताया है, और जो हमारी डेफिनेशंस हैं वन लाइनर की या टू लाइनर की उनके बारे में डिस्कस किया है। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है, जिनसे कई तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की हैं। मैंने पूरा 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 नहीं बताया है, जो मुझे हाईलाइटेड चीज़ें लगी हैं उनको इस वीडियो में बताया है, क्योंकि उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा कि आपने पिछला वीडियो हमारा देखा ही होगा, उसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप लोगों ने खुद एनालिसिस किया होगा कि कई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले एमसीक्यूज वाले वीडियो में बता रखी थी, है ना। तो बस उसी का थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। इसमें मैंने 4 चैप्टर्स कवर किए हैं। पहला पार्ट 1 जो था उसमें 8 चैप्टर्स मैंने कवर किए थे, तो आप लोग हर एक चीज़ समझिएगा। और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने कल वीडियो आपको नहीं दिया था, और ट्राई करूँगी कि आगे कंटिन्यू रह पाऊँगी मैं। वैसे अब कंटिन्यू ही रहेगा। और इसमें मैंने 4 चैप्टर्स कवर किए हैं, और मुश्किल से 1 या 2 दिन और लग जाएगा आपको। पूरा ये सेकेंड पेपर है, ये पूरा आपको मिल जाएगा। 2 दिन नहीं, शायद कल तक ही काम हो जाएगा आपका, पूरा ये कंप्लीट करा दिया जाएगा पेपर। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट से ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, हमारी टेलीग्राम की लिंक है, उस पर ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है। तो देखिए 8 चैप्टर पहले मैंने कवर कर रखे हैं। ये है 9th चैप्टर। ये है पाठचर्या विकास के प्रतिमान, जमीनी प्रतिमान, प्रशासनिक और प्रदर्शन प्रतिमान, मतलब मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ग्रास रूट मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले शिक्षा विकास की प्रक्रिया कैसी है। देखिए पाठचर्या के बारे में, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और इसका प्रारूप पाठचर्या पर आधारित होता है। क्लियर। जो पाठचर्या है इसके प्रमुख आधार कौन से हैं, पूछा जाएगा। पाठचर्या के प्रमुख आधार कौन से हैं, कौन से आधार हैं? व्यक्ति है, समाज है, दर्शन है और विषय है। 3 आधार हैं, व्यक्ति, समाज, दर्शन और विषय। ये 3 हैं, व्यक्ति, समाज, दर्शन और विषय, ये 3 आधार हैं पाठ्यचर्या के, करिकुलम के। अब लिखा है कि शिक्षा जो है ये भी परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन ही विकास की ओर ले जाता है। ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में जो करिकुलम है इसका निर्माण का कोई निश्चित ढंग नहीं होता था। पाठ्यचर्या निर्माण का विधिवत कार्य 20वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत लंबा लंबा बता रही हूँ। लंबा लंबा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें कवर हो रखी हैं, मतलब उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस कई सारे पूछे जा सकते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में पाठ्यचर्या निर्माण का कोई निश्चित ढंग नहीं था और पाठ्यचर्या निर्माण का विधिवत कार्य 20वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पाठ्यचर्या विकास की संकल्पना विकसित होने के साथ इसके अनेक प्रतिमान प्रकाश में आए। ओके। अब पढ़ते हैं इसके मीनिंग ऑफ मॉडल की। आपने बोला था, किसी 1 या 2 बच्चों ने किया था, कि एक बच्चे ने किया था कि आप समझा भी दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे एक्सप्लेन हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, और वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है और फिर टाइम बहुत चला जाता है। इसलिए आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे समझाना पड़ेगा। प्रतिमान का अर्थ, मतलब हमें मीनिंग पढ़नी है अर्थ की। प्रतिमान का अर्थ, मॉडल का मीनिंग पढ़ना है। प्रतिमान किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक और कार्यात्मक रूप होता है जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। ठीक, इतना आ गया आपको समझ में। अब लिखा हुआ है कि प्रतिमान जो है ये अंग्रेजी के मॉडल शब्द की पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो हेनरी सेसिल वेल्ड हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने मॉडल को यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रकार डिस्क्राइब किया है, किस प्रकार परिभाषित किया है। इन्होंने लिखा है कि टू कन्फर्म इन बिहेवियर एक्शन एंड टू डायरेक्ट वंस टू एक्शन अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर डिजाइन और आइडियाज। किसने बोला है? ये हेनरी सेसिल वेल्ड ने। मतलब कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने,
व्यवहार को ढालने और उसकी क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान कहलाती है। ओके, किसने कहा है? हेनरी सेसिल विल्ड ने। लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं मॉडल ऑफ करिकुलम पे। तो इसमें ये एक मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी कि पाठचर्या प्रतिमान का अर्थ पाठचर्या के स्वरूप से है। ओके, जो पाठचर्या प्रतिमान है इसका अर्थ पाठचर्या के स्वरूप से है। यहाँ पे लिखा है कि विल्ड की मॉडल की परिभाषा के आधार पर वही चीज़ लिखी है जो मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन बताई है। ठीक है, इन्होंने लिखा कि किसी आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पाठचर्या के स्वरूप का निर्धारण या इस कार्य के लिए दिशा निर्देशन की प्रक्रिया के स्वरूप के निर्धारण को पाठचर्या प्रतिमान कहा जाता है। किसने? विल्ड ने ये कहा है। अब हम बढ़ते हैं इसके जो पाठचर्या प्रतिमान है इसके 3 तथ्य हैं। आपको ये 3 तथ्य याद रखने हैं। उद्देश्य है, प्रक्रिया है और परिस्थिति है। इसको अधिक महत्वपूर्ण माना गया है पाठचर्या के लिए, करिकुलम के लिए है। अब देखो, जो पाठचर्या है ये प्रतिमानों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो पाठचर्या प्रतिमान है इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान, दूसरा है प्रक्रिया प्रतिमान, तीसरा है परिस्थिति प्रतिमान, द ऑब्जेक्टिव मॉडल, प्रोसेस मॉडल और सिचुएशनल मॉडल। तो ये 3 वर्गों में बांटा गया पाठचर्या प्रतिमानों को। अब है इसमें कि व्यवहार परिवर्तन का जो ज्ञान है ये मूल्यांकन से होता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। जो व्यवहार परिवर्तन है इसका ज्ञान मूल्यांकन से होता है। इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। किसे? जो व्यवहार है इसका परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन से होता है और इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। लिखा हुआ है कि B.S. ब्लूम 1962 इसने शिक्षा में सुधार हेतु शिक्षण और परीक्षण की क्रियाओं को उद्देश्य केंद्रित बनाने पर बल दिया और कहा कि शिक्षण में जिन उद्देश्यों को महत्व दिया जाए उन्हीं उद्देश्यों के लिए परीक्षण भी किया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? ये ब्लूम ने सुधार हेतु ये चीज़ें कही है। ये उद्देश्य बल देते हुए इन्होंने कहा है। याद रखेगा कि शिक्षण में जिन उद्देश्यों को महत्व दिया जाए उन्हीं उद्देश्यों के लिए परीक्षण भी किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा ये डेफिनेशन बोली गई है। अब इसमें लिखा है कि पाठ्य वस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास क्या कहलाता है? मानववादी पाठचर्या। मतलब पाठ्य वस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को अगर विकसित किया जाएगा उसके प्रयास को मानववादी पाठचर्या कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पाठचर्या का उद्देश्य प्रतिमान व्यवस्था मनोविज्ञान पर आधारित होता है, जबकि प्रक्रिया प्रतिमान का प्रारूप मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि परीक्षा प्रणाली, पाठ्य पुस्तकें और व्यवस्था भी पाठचर्या प्रतिमान को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय, उच्च स्तर पर सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, दूरवर्ती शिक्षा, अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप याद रखनी है आपको। यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। सम स्पेसिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब कुछ विशिष्ट प्रतिमान हैं पाठचर्या विकास के। पहला लिखा हुआ है हिल्दा ताबा का जमीनी प्रतिमान, ग्रॉस रूट मॉडल ऑफ हिल्दा ताबा। यहाँ पे आपको हिल्दा ताबा जो ये यहाँ पर प्रतिमान लिखा हुआ है इसमें मेनली आपको पता है क्या बताया गया? मैं आपको बता दे रही हूँ ऐसे अपनी लैंग्वेज में कि जब शिक्षा ग्रहण करी जाती है उस टाइम पर कौन कौन से, मतलब किस स्तर से लेकर के किस स्तर तक शिक्षा ले जाई जाती है, शिक्षा को किस हिसाब से बच्चों को बताया जाता है, या फिर शिक्षक जो है वो किस हिसाब से शिक्षण कार्य करता है। तो इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। अध्यापक से रिलेटेड, पाठचर्या से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें करी गई, जैसे जो बदलाव आते हैं उनके बारे में इस ग्रास रूट मॉडल में बताया गया है। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है वो मैंने आपको बताया है, तो आप यही पढ़िएगा। ओके, देखिए
जो ये है इसको खुला दरवाजा प्रतिमान भी कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा किसको, जो पाठ्यचर्या प्रतिमान है इसको खुला दरवाजा प्रतिमान भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब जो इसमें क्या है, छात्र, अध्यापक, अभिभावक और समुदाय के लोग सभी मिलकर बैठते हैं। इसकी प्रतिपादक हिल्दा ताबा है। इसके प्रतिपादक कौन है? हिल्दा ताबा, इंपॉर्टेंट है। जो हिल्दा ताबा है ये पाठ्यचर्या के प्रारूप को विकसित करने में मूल्यांकन की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है, इंपॉर्टेंट है। लिखा है ये मूल्यांकन का अर्थ शिक्षण आयाम से है। किसका? इस मूल्यांकन का अर्थ किससे है? शिक्षण आयाम से। ब्लूम ने मूल्यांकन की जो परिभाषा प्रस्तुत की है उसी के अर्थ में जो हिल्दा ताबा है इसने मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया है, इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने क्या परिभाषा परिभाषित की है, एक बार पढ़िए। लिखा है कि इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदर्स एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंज इन बिहेवियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। विद्यालयों में छात्रों के विकास के लिए उनके व्यवहार से संबंध में प्रभावों को एकत्रित और उनके अर्थ को मापने की जो प्रक्रिया है उसको मूल्यांकन कहते हैं। ये किसने बताया है? ये बताया है B.S. ब्लूम ने। जो हिल्दा तांबा है, हिल्दा तांबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठ्यचर्या प्रतिमान के 4 प्रमुख सोपान का उल्लेख किया है। 4 प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं? प्रथम सोपान कौन सा है? उद्देश्यों का निर्धारण करता है प्रथम सोपान। द्वितीय सोपान कौन सा है? शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण है, मतलब कि आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है, मेनली आपको ये पढ़ना है कि प्रथम सोपान क्या है, किस पे डिपेंड है, द्वितीय सोपान किस पे डिपेंड है। तृतीय सोपान अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण, एविडेंस ऑन फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। फिर फोर्थ है चतुर्थ सोपान उद्देश्यों से संबंधित छात्रों के व्यवहारों के लिए प्रमाण, मतलब कि एविडेंस ऑन प्यूपिल बिहेवियर पर्टेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये 4 जो हमारे सोपान थे वो किसके टाइप्स थे? ये टाइप्स थे किसके? मूल्यांकन प्रतिमान के। अब नेक्स्ट है इसमें जमीनी प्रतिमान का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रास रूट मॉडल, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से। लिखा है कि जमीनी प्रतिमान का अर्थ यह है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। जो शिक्षा है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आगे कुछ भी ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, कुछ भी ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, जो है उसमें मैंने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है कि जो तांबा मॉडल है ये हिल्दा के अनुसार जो लोग पाठ्यचर्या का प्रयोग करते हैं उन्हें ही पाठ्यचर्या अभिकल्पन करनी है। अब याद रखना है कि जो हिल्दा तांबा ने अपने पाठ्यचर्या योजना के आधारभूत मॉडल में जो 7 सोपान हैं उनकी एक सूची दी है जिसमें अध्यापकों को मुख्य निवेश जुटाने पड़ते हैं। अब ये सोपान कौन कौन से हैं? देखिए, आपको सोपान सिर्फ पढ़ने हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। पहला है आवश्यकताओं का निदान अर्थात निर्धारण, उद्देश्यों का निर्माण, विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का संगठन और अनुभव का अधिगम अनुभव है जो इनका चयन, शिक्षण अनुभव का संगठन और मूल्यांकन। ये जो 7 सोपान हैं ये किए गए हैं किसने? ये हल्दी तांबा ने किसके 7 सोपान बताए हैं? पाठ्यचर्या योजना के। अब आते हैं हमारी विशेषताएं इंपॉर्टेंट नहीं है, विशेषताओं के अंतर्गत आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? किस तरह की विशेषताएं है? लोकतांत्रिक विशेषताएं मतलब डेमोक्रेटिक आउटलुक है जमीनी प्रतिमान का। बाल केंद्रित होना मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। फिर लिखा है उच्च स्तर का विशेष स्वरूप। फिर लिखा है तकनीक दृष्टिकोण पर आधारित। अब इसमें क्या है? गुण भी आपको यही समझने हैं क्योंकि यही पूछा जा सकता है कि मेरिट्स ऑफ ग्रास रूट मॉडल, तो आपको उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें आपको मेरिट्स पूछ ले जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही लाइंस पढ़नी है। विशेष समस्याओं का समाधान मतलब रिमूव ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ये इसका गुण है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को महत्व देना, प्रोवाइड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल नीड। फिर है व्यापक प्रतिमान मतलब वाइडर मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है शैक्षिक प्रक्रिया में सहायता करना, हेल्प टू एजुकेशन प्रोसेस। कई सारे हैं लेकिन यही सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ज़्यादा गुण के बारे में नहीं पढ़ना है। अब इसमें है तांबा के अनुसार
जमीनी प्रतिमान का उपयोग विभिन्न विषयों के साथ या पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों के साथ जोड़कर किया जाता है। ठीक, इस प्रतिमान को संगठित करके इसे 5 तत्वों के साथ जोड़ा जाता है। इसमें उद्देश्यों, विषय वस्तु अधिगम अनुभवों, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन मापन तत्वों को जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा कि तांबा के अनुसार, जो तांबा है इसके अनुसार पाठ्यचर्या पूरी तरह से उसके उपभोक्ताओं द्वारा निर्मित करनी चाहिए। जो मिस्कीन है, मिस्कीन के अनुसार ये जो मॉडल है, प्रतिमान जो है, ये केवल प्राचीन निगमन विधि का उल्टा भाग है जो आगमन विधि पर आधारित है। ये छात्रों को सामान्य से विशेष की ओर लेकर चलता है। ये जो मॉडल है, ये किसने कहा है? ये मिस्कीन ने कहा है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रतिमान, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। इसमें आपको भूमिका, इसका इंट्रोडक्शन में एक ही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी विद्यालय में पाठ्यचर्या का निर्माण करने और उसका विकास करने में प्रशासनिक प्रतिमान का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं जो तभी मैंने हाईलाइट नहीं किया। अब अगर इसके फीचर्स पूछ लिए जाए तो इसका फीचर क्या है? फेमस मॉडल और मोर यूज्ड इन इंडिया, मतलब भारत में अधिकार उपयोग किया जाना। फिर निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायता, हेल्पफुल ऑफ ऑब्टेन डेफिनिट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इसके क्या थे? फीचर्स थे। अब हम सोपान पढ़ लें, स्टेप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल पढ़ लें। तो इसमें 5 सोपान है। योजना बनाना, मेक प्लानिंग, संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद निर्देशन करना, गिव डायरेक्शन, और प्रतिपुष्ट पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल ओवर फीडबैक। आया समझ? अब हमारा आता है, देखिए 9 चैप्टर में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, आप खुद ही देख सकते हैं, आपको इतना कुछ उसमें खास इंपॉर्टेंट लगेगा नहीं, बट जो भी इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग में था वो सब मैंने आपको बताया, वो सब जरूर से पढ़िएगा। अब हमारे 10 नंबर चैप्टर में क्या है? शिक्षा में सूचना और संचार तकनीक और सूचना विस्फोट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लोशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सूचना संप्रेषण और संचार तकनीक है, ये शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है। ओके, यही कारण है, देखिए, बिना सूचना और संचार की शिक्षा और शिक्षण दोनों की कल्पना नहीं की जाती है, और यही कारण है कि संचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति ने वर्तमान समय को सूचना क्रांति के युग के रूप में परिभाषित किया है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। फिर लिखा है कि सूचना और संचार तकनीक वर्तमान युग में मार्गदर्शक हैं। क्या है? वर्तमान युग में मार्गदर्शक हैं और शैक्षिक परिवर्तन की नई संभावनाओं को जन्म देते हैं ये। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, आपको एक एक चीज़ इसमें समझनी है। इसमें आपको पूरी चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, कि सारी चीज़ें आपको किस पे बताई जाएंगी? सूचना संचार तकनीकी पे, कि कैसे हम लोग की पढ़ाई उस हिसाब से होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है हर एक चीज़ का, किस हिसाब से उच्च शिक्षा जो है उसको किस क्षेत्र में हम रख सकते हैं, किस तरह की सूचना दे सकते हैं, कौन कौन से जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। अब लिखा हुआ है कि सूचना और संचार तकनीक ने संपूर्ण विश्व को भूमंडलीकृत कर दिया। ऑनलाइन एजुकेशन अथवा साइबर शिक्षा भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कई चीज़ें इंपॉर्टेंट, कई लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। लिखा हुआ है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार तकनीक के प्रयोग को 90 के दशक में गति मिलती, किंतु इनका विकास भारत में रेडियो प्रसारण के आरंभ के साथ माना जा सकता है। टेलीविजन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ हुआ, किंतु इस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग साइट मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ये था। इसके द्वारा सन 1975 से 76 में पहली बार भारत के राज्यों में आरोग्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रम अमेरिकन एप्लीकेशन सैटेलाइट द्वारा प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किए गए। 1983 में इनसैट के आरंभ के साथ टेली शिक्षा का विकास हुआ। शैक्षणिक सेवा को पूर्णतः समर्पित प्रथम उपग्रह एई सेट इसरो द्वारा 20 सितंबर सन 2004 को छोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। मुख्य रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित इस उपग्रह के प्रथम चरण का लाभ
कर्नाटक में जो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में वाई.वी. चौहान स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, इसको मिला। ओके अब ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जो हमने यहाँ पे बताई है ये आपको पूरी ढंग से पढ़नी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से वही चीज़ इंपॉर्टेंट बताई गई है कि इनसेंट 1B तथा 6 मीडिया सेंटर की स्थापना ने भारतीय सैटेलाइट के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की संभावनाओं पर काफ़ी बल दिया। इनसेंट फर्स्ट बी की सहायता से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित भी किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि इंटरनेट जो है ये अत्याधुनिक सूचना संचार तकनीक है, आप सभी को पता है। आज 100 से भी अधिक शब्दों में 3200 से भी अधिक नेटवर्क तैयार हो चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके द्वारा वांछित सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, प्राप्त होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हैं, यही कि ईमेल के द्वारा क्या होता है और किस तरह से सूचना संचार तकनीकी चलती है, बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड बताई गई हैं, आपको वो भी पता होंगी, इसलिए इसमें ऊपर इतना ज़्यादा कुछ डेफिनेशन वाला बताने वाला नहीं था। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे बताया गया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, संचार तकनीक के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए जो संचार है ये संचार हिंदी का शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई। इंपॉर्टेंट, इसका अर्थ आपको अगर याद होगा तो ये मैंने आपको बताया भी है, जो यहाँ पे कई सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, कई सारे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं और सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखे हैं। इसका अर्थ दूसरों तक फैलना है। चर धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, संस्कृत का ये शब्द है, तो इसका जो शुरुआत हुआ ये दूसरों तक फैलना, ये इसका अर्थ है। संचार का अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन है, लैटिन भाषा कम्युनिस से ये बना हुआ है, दोनों शब्द का अर्थ होता है सार्थक ढंग से प्रसारित करना। ओके अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी का अभिप्राय विज्ञान की व्यवहारिक और प्रयोग्य विधा से है। इस प्रकार संचार तकनीक से आशय सूचनाओं को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना है। नेक्स्ट है कि जब किसी सूचना, भाव या विचार को अन्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो इस उद्यान को संचार कहते हैं। इसे संप्रेषण संवहन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बता रखी हूँ ना, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सूचना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस है वो क्या है। संचार एक प्रक्रियात्मक अवधारणा है, प्रक्रियात्मक अवधारणा है, इंपॉर्टेंट है। हेरोल्ड लॉसवेल नामक संचार विशेषज्ञ ने इस प्रकार व्यक्त किया है इसको, कैसे, सूचना भेजने वाला, सूचना संदेश, माध्यम, सूचना प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि। इस प्रक्रिया को रेखाचित्र करके आपको समझाया गया है। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है और कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा में सूचना और संचार तकनीक की उपयोगिता को निम्न क्षेत्रों में चिंतित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र, डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, फिर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर है सेंडिंग इंफॉर्मेशन, फिर है क्लास टीचिंग और एग्जाम एवोल्यूशन। यहाँ पर ये सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन कौन से इसके क्षेत्र है, मतलब कौन कौन सी उपयोगिता के क्षेत्र हैं। सिर्फ आपको ये 5 पॉइंट्स ये याद ऐसे ही रखने हैं, क्योंकि बस ऑप्शन में अगर पूछा जाएगा तो आपको या तो फिर कोई वो दे दिया जाएगा, एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये किसका क्षेत्र है, और अगर या तो फिर वही पूछ लिया जाएगा उसके बाद उसमें 4 क्षेत्र दे दिए जाएंगे, आपको टिक करना होगा। ये चीज़ें हैं। अब इसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी शब्द का विकास लैटिन शब्द लाइबर से हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ है इस्तेमाल के प्रयोजन के लिए व्यवस्थित ढंग से रखी हुई पुस्तकें। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस नए दौर में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। ओके, लाइब्रेरी शब्द का विकास लैटिन भाषा लाइबर से हुआ, इसका यह अर्थ है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है इस्तेमाल के प्रयोजन के लिए व्यवस्थित ढंग से रखी हुई पुस्तकें। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस नए दौर में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। लिखा हुआ है कि किसी एक या अधिक विशिष्ट विषय क्षेत्रों पर केंद्रित ऑनलाइन पूर्ण पाठ, मतलब फुल टेक्स्ट डिजिटल जानकारी का एक सुव्यवस्थित संग्रह डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे।
अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इजी पाठशाला क्या है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर 71 विषयों में ई कंटेंट मतलब विषय सामग्री विकसित करने के लिए आईसीटी के जरिए शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एक परियोजना है। इंफोपोर्ट क्या है? इंफोपोर्ट भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए एक सब्जेक्टिव गेटवे यानी विषय प्रवेश मार्ग जो शैक्षिक सामग्री के व्यापक माध्यम के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए निर्मित और विकसित किया है। ये है इंफोपोर्ट। अब स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है? स्पोकन ट्यूटोरियल ई यंत्र IES, ये सारी चीज़ें क्या मैं आपको बता रही हूँ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं, आपको हर एक चीज़ ढंग से पढ़नी है। लिखा हुआ है ऑस्कर क्या होता है? ऑस्कर वेब आधारित इंटरएक्टिव एनिमेशंस एंड सॉल्यूशंस का भंडार होता है। ई कल्प क्या होता है? डिजिटल शिक्षण वातावरण तैयार करने की एक परियोजना होती है। BLE क्या होता है? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट स्नातक और स्नातकोत्तर होता है। ये चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से पढ़िएगा, कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। नेशनल ई लाइब्रेरी डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य सरकारी विभागों को जनता से जोड़ना है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है? ये दोनों अवधारणाएं जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो विद्यालयों को जो विद्यालय की जो प्रभाविता है उसको प्रभावित करते हैं और उनको पढ़ रहे बच्चों को भी प्रभावित करते हैं। केंद्रीकरण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शिक्षा के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वार्थ निहित होता है। क्या है केंद्रीकरण? पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि विकेंद्रीकरण से विद्यार्थी की प्रतिभा एवं कौशल और अधिक बढ़ती है। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि इस व्यवस्था में स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 11 नंबर चैप्टर हमारा है उदारवादी और उपयोगितावादी शिक्षा मतलब लिबरल एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन। जो उदार शिक्षा है ये प्रायः सामान्य शिक्षा होती है, ठीक। उपयोगितावादी शिक्षा जो है इसमें आर्थिक प्रश्न भी जुड़े होते हैं। ओके, अब देखिए गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी वांटेड एजुकेशन टू सिक्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वंस personality and prepare one to lead a useful life for the society. The conceived education to coordinate men's intellect, feelings and work, thereby synchronizing his mind, heart and hand। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा के विषय में भी MA हक ने अपने विचारों को प्रकट किया है। ये शिक्षा के विभिन्न आयामों को संपूर्णता से व्यक्त करते हैं। तो ये आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, MA हक ने भी दिया है, ये भी आपको याद रखना है। अब विज्ञान को भी उदारवादी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है और साहित्य तथा कला को व्यवसाय के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। साहित्य और कला को अब केवल उदारवादी ही नहीं पढ़ते बल्कि उपयोगितावादी भी पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ लिबरल एजुकेशन। लिखा हुआ है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार लिबरल एजुकेशन का अर्थ नॉन वोकेशनल एजुकेशन, उदार शिक्षा, अव्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा। इंपॉर्टेंट। ग्रीस में शिक्षा अधिकार सिर्फ स्वतंत्र व्यक्तियों को था। जो ग्रीक समाज है इसमें गुलाम व्यवस्था थी। गुलामों के विपरीत स्वतंत्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा उदार शिक्षा के नाम से पुकारी जाती थी। इसमें तर्क, व्याकरण, गणित, संगीत और खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी। उस काल में यह सामान्य शिक्षा कहलाती थी। देखिए उदार शिक्षा का अर्थ जो बताया गया है वो ये बताया गया है। क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मीनिंग है इसका उपयोगी शिक्षा का वो क्या है? यूटिलिटेरियन मतलब शब्द जो है ये यूटिलिटी से बना है, जिसका शिक्षा शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार यूजफुल एलोन अर्थात सिर्फ उपयोगी ज्ञान ही दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन में सहायता मिलती है। पश्चिम में प्रयोजनवाद इस शिक्षा पद्धति का जन्मदाता बना। कौन? प्रयोजनवाद। इससे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई और इसमें अधिकांश वैज्ञानिक विषयों का ही समावेश हुआ।
ये था मीनिंग ऑफ उपयोगिता मतलब यूटिलिटेरियन एजुकेशन। अब है उदार और उपयोगी शिक्षा का आधुनिक युग में महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, लिबरल और यूटिलिटेरियन एजुकेशन मॉडर्न टाइम में। देखिए जो आदर्शवादी शिक्षा है ये छात्रों को निश्चित शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करने हेतु दबाव डालती है और वह बच्चों को दंड भी देती है, परंतु प्रकृतिवादी स्वतः अनुशासन के पक्ष में है, लेकिन छात्र की भलाई का उद्देश्य दोनों के सामने है। अब देखिए क्या हमारे स्टेटमेंट्स हैं और किसके द्वारा स्टेटमेंट्स हैं। प्रोफेसर जो व्हाइट हेड है इनका स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता तथा अनुशासन में कोई विरोध नहीं है, दोनों ही बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। फिर दूसरा नन महोदय क्या कहते हैं, नन महोदय कहते हैं, नन महोदय अनुशासन को आवेगों और शक्तियों के नियंत्रण में ही निहित मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसी के द्वारा अधिक कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। अनुशासन का उद्देश्य भविष्य में सद्गुणों की उत्पत्ति और व्यक्तित्व का विकास है। उदारवादी और उपयोगितावादी शिक्षा में दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये किसने कहा, ये नन ने कहा और ऊपर वाला प्रोफेसर व्हाइट हेड ने कहा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड बताया है। देखिए उदारवादी और उपयोगितावादी दोनों प्रकार की शिक्षा समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति का प्रतिबिंब होती है। दोनों प्रकार की शिक्षा समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति का प्रतिबिंब होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विवेकानंद जी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा तुम्हें ध्येयवादी युवक होना चाहिए। मनुष्य, देखिए इसमें से कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूछ लिया जाए, कोई भी एक लाइन पूछ ली जा सकती है और पूछा जाएगा कि किसने कहा है, तो विवेकानंद ने कहा कि तुम्हें ध्येयवादी युवक होना चाहिए। मनुष्य को केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीरवान, तेजस्वी, पूर्ण प्रमाणिक नवयुवकों की। मेरी आशाएं इस नवोदित पीढ़ी में आधुनिक पीढ़ी को में केंद्रित हैं, उसी से मेरे कार्यकर्ता निर्मित होंगे। तुम सब अपने में यह विश्वास रखो कि प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है, बस तभी तुम सारे भारत को पुनर्जीवित कर सकोगे। फिर तो हम दुनिया के सभी देशों में जाएंगे और हमारे भाव उन अनेक शक्तियों के अंश स्वरूप हो जाएंगे जिनके द्वारा संसार का प्रत्येक राष्ट्र ऊपर उठ रहा है। इसमें से पूरी लाइन कोई जरूरी नहीं पूछी जाएगी, पूरा डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, पूरा स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, इसमें एक दो लाइन लिख दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा बताया गया, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। वेदों में क्या कहा गया है कि तरुण, बलशाली, स्वस्थ और तीव्र मेधा वाले ही ईश्वर के पास पहुंचते। देखिए बुक में भी ब्लैक से हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी इस भरी जवानी में, इस नए जोश के जमाने में ही काम करो। काम करने का यही समय है, इसलिए अपने भाग्य का निर्णय कर लो और काम में लग जाओ, क्योंकि जो फूल बिल्कुल ताज़ा है, जो हाथों में मसला नहीं गया है, जिसे सूंघा नहीं गया है, वही भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, उसे ही भगवान ग्रहण करते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, ये वेदों में लिखा हुआ है। अब यूटिलिटेरियन एजुकेशन एंड इकोनॉमी क्या है, मतलब उपयोगी शिक्षा और अर्थव्यवस्था में क्या इसमें चीज़ें हैं। देखिए 3 प्रकार बताया गया है। इस समय विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था। देखिए जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जनता कृषि पर आधारित जीविका पर निर्भर करती है। ओके, और कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है कि वाणिज्य की अर्थ मतलब ट्रेड इकोनॉमी क्या कहती है कि इस अर्थव्यवस्था में अधिकांश जनसंख्या व्यापार में लगी रहती है। ये बचत वाली अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिक और उपभोग कम होता है। फिर है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कच्चा माल एकत्रित करके उसे उद्योग में लगाकर समाजोपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उद्योग में श्रम, पूंजी और प्रयत्न को जुटाया जाता है। औद्योगिक था ये। अब औद्योगिक व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था, इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। कौन सी? औद्योगिक अर्थव्यवस्था जो है इसको 3 तरह में बांटा गया है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। समाजवादी में समाज उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामी होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी का समन्वय होता है।
अब देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा है ये प्रायः निःशुल्क और अनिवार्य होती है। ठीक, आधुनिक युग में भी किसी भी देश के विकास की अवस्था उसके मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI से जानी जाती है, जिसमें जनता का आर्थिक और शैक्षिक स्तर भी सम्मिलित रहता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रयोजन इसमें क्या है? यूटिलिटेरियन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब इसकी शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था। प्रयोजनवाद के प्रारंभ से शिक्षा में उपयोगितावादी का सृजन हुआ। कब हुआ? प्रयोजनवाद के प्रारंभ से शिक्षा में उपयोगितावादी का सृजन हुआ, परंतु भारत में स्थिति भिन्न थी। भारत में प्रारंभ से ही उपयुक्त शिक्षा भिन्न भिन्न वर्णों के लोगों को दी जाती रही है। क्षत्रियों को राज प्रबंध और सत्ता पक्ष के कर्णधारों की शिक्षा दी जाती थी। वैश्य वर्ण का कार्य उद्योगों की व्यवस्था करना था। शूद्र सेवा का कार्य करते थे। जो स्वतंत्र भारत है इसमें अब IAS संवर्ग के लोग देश की रक्षा का कार्य करते हैं। सेना और मिलिट्री की भी देश की सुरक्षा का कार्य करती है। देश के जो कृषक हैं उनके लिए प्राविधिक तकनीक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट। अब इसमें लिबरल एजुकेशन एंड कल्चर है, मतलब संस्कृत है। इसमें यदि समाज की संस्कृति भौतिक है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति, लौकिक विषयों के पाठ्यक्रम में प्रधानता और लौकिक संबंधों पर आधारित गुरु शिष्य परंपरा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लाइन ये याद रखेंगे। जो गुरु शिष्य है, देखिए मैंने गुरुकुल के बारे में आपको बताया था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गुरु शिष्य के मध्य संबंध आध्यात्मिक होता है। कई समाजों में नगरीय संस्कृत प्रचलित होती है तो कुछ समाजों में ग्राम प्रधान संस्कृत। नगरीय संस्कृत में शिक्षा व्यवस्था उच्च कोटि की होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उपयोगी शिक्षा और विकास, यूटिलिटेरियन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। शिक्षा और विकास जो है ये एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ही है व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास। ओके, नेक्स्ट है कि उपयोगी शिक्षा समाज के विकास में योगदान देती है। कौन? उपयोगी शिक्षा। नेक्स्ट है कि आधुनिक समय में उपयोगी शिक्षा ने उदार शिक्षा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, परंतु उदार शिक्षा को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यही मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाकर उन्मुख रखता है। अब देखिए क्या मनुष्यता की ओर उन्मुख रखता है, तो यही पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अब हमारा 12 नंबर चैप्टर है पाठचर्या विकास हेतु शैक्षिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में नए आयाम, न्यू डायमेंशंस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल एरियाज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यहाँ इस चैप्टर में काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सबको याद रखेंगे आप। इसमें लिखा है हमें पाठचर्या के विकास हेतु 3 आधार स्तंभ, प्रासंगिकता, समानता और उत्कृष्टता, इनको ध्यान में रखना होगा। ओके, याद है, चलो ध्यान में आ गया। अब इसके आगे क्या बताएंगे? लिखा हुआ है पाठचर्या में स्वदेशी ज्ञान का समेकन। जो भारतीय चिकित्सा है और मनोविज्ञान है इसके क्षेत्र में आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक समग्र और पूर्ण माना जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा को प्रासंगिक और सार्थक बनाने के लिए छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबद्ध होना होगा। एक स्वदेशी भारतीय पाठचर्या देश के महान विचारकों जैसे श्री अरविंद विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा फूले, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, गिजू भाई बधेका, इनके विचारों के अनुरूप होगी। इंपॉर्टेंट है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय कुछ आवश्यक तत्वों के माध्यम से चरितार्थ होता है और ये तत्व है समूची पृथ्वी पर व्याप्त बाजारवादी अर्थव्यवस्था, तीव्र गति युक्त प्रौद्योगिकी नवाचार जिसमें संचार प्रणाली शामिल है और ऐसे तमाम आयाम जो एक दूसरे पर आंतरिक रूप से निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लिखा है कि हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, ये देखिए इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनसे पक्का से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे भी जो बताया वो सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? जो योजना शुरू करेगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु एक प्रमुख योजना है। ठीक,
प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नगद पारितोषिक दिया जाएगा और औसतन 8,000 रुपये प्रति प्रशिक्षु दिया जाएगा। अब लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री विकास योजना जो है, कौशल विकास योजना जो है, इसके तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10 और 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एनएसडीसी इसके प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 150 केंद्रों के एनएसडीसी के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं। देखिए जी, सब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। आपको ये सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन जो पोर्शन है ये सबको अच्छे से पढ़ना है। बस आप प्लीज़ क्वेश्चन पेपर सारा सॉल्व करके आइएगा, बस एग्ज़ाम अच्छा दे के आइएगा, ये हमें बहुत खुशी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि ये जो योजना है इसके तहत एक कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली SDMS मतलब स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी भी तैयारी की जाएगी जो सभी प्रशिक्षण केंद्रों के विवरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की जांच करेगी और उन्हें दर्ज भी करेगी। ठीक, अब है कि शिकायत के निवारण के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बताया गया। ये कौन सा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है नागरिक पोर्टल। नागरिक पोर्टल को अगर शिकायत करनी है वो अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जिनको भी शिकायत अपनी दर्ज करनी है उनके लिए क्या बनाया गया है? नागरिक पोर्टल। अब ये तो आपको बताया होगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम अब ज़्यादातर चीज़ें हर जगह शुरू हो गया है। नेक्स्ट है कि नवगठित कौशल बायोमेट्रिक मतलब क्या होएगा? थंब लगाना होएगा आपको। नवगठित कौशल और उद्यम विकास मंत्रालय को मेक इन इंडिया अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट बोला गया है कि जस्टिस JS वर्मा समिति द्वारा नागरिकों के, देखिए जस्टिस JS वर्मा समिति, इसके बारे में आपको पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में जो सिफारिशें की गई हैं वे मूलभूत मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के लिए संकल्प का मार्ग प्रशस्त करती हैं। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 1988 में निहित मूलभूत तत्व वर्तमान परिदृश्य में और अधिक प्रासंगिक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वर्ष 1988 में विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान अर्जित करने, अवधारणाएं विकसित करने, समाज, संस्कृत, आर्थिक और पर्यावरण यथार्थ के अनुरूप मूल्यों को ग्रहण करने और उन्हें अपनाने के योग्य बना सके। सामाजिक मूल्यों के उद्देश्य थे मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहयोगी भावना, करुणा, आत्म अनुशासन, साहस और सामाजिक न्याय के प्रति प्रेम आदि। सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम और अहिंसा ऐसे मूलभूत और सार्वभौम मूल्य है जो फरवरी 1999 में भारतीय संसद में प्रस्तुत SB चौहान समिति की रिपोर्ट में अनुशंसाओं के अनुसार सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को मूल आधारित बनाने के लिए बुनियाद का काम कर सकते हैं। ये 5 सार्वभौम मूल्य मानव व्यक्तित्व के 5 आयामों पर प्रतिनिधित्व करते हैं जो कुछ इस प्रकार है। कौन कौन से? बौद्धिक है, भौतिक है, भावनात्मक है, मनोवैज्ञानिक है और आध्यात्मिक है। ठीक है, ये 5 हैं। अब ये जो आयाम है, आयाम शिक्षा के 5 प्रमुख उद्देश्य ज्ञान, कौशल, संतुलन, दृष्टि और अस्मिता इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 फरवरी 1999 को, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26 फरवरी 1999 को राज्यसभा में मूल आधारित शिक्षा पर प्रस्तुत 81वीं मतलब 81वीं रिपोर्ट का बिंदु क्रमांक 8 प्रस्तुत हुआ। ठीक, अब है कि जो चौहान समिति 1999 है, दृढ़तापूर्ण यह आग्रह करती है कि सभी धर्मों की शिक्षा देना सामाजिक समरसता और सामाजिक एवं धार्मिक सद्भावना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है। हाँ, और ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर नेक्स्ट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की संकल्पना करते हुए इसमें एक सामान्य कोर की बात कही गई। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खंड 1005.88 में बिंदु 8.15 में कहा गया है कि वातावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की अत्यधिक आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि एक वर्ष से पर्यावरण का अलग पेपर देना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको उसमें एमसीक्यूज में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है ये दिल्ली में है, इसमें पर्यावरण जैव विज्ञान नामक विषय को शुरू किया गया। इसी के अनुसार दूरस्थ सतत प्रसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी पर्यावरणीय शिक्षा को स्थान मिलता है। जो पाठचर्या विकास है इसकी दृष्टि से 1986 और इससे पूर्व की शिक्षा नीतियों में शैक्षिक अवसरों की समानता की जो बात कही गई है उसका तात्पर्य लैंगिक विषमता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि शिक्षा में जिन बातों पर जोर दिया जा रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है और शैक्षिक अवसरों की समानता NPE 1968 इससे महिलाओं की समानता और सबलीकरण की शिक्षा NPE 1986 इस पर भी जोर दिया गया है। अधिक से अधिक बालिकाओं के लिए अतिरिक्त विद्यालयी पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया से सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह को मिटाना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान भी दिए गए हैं। कई सारे प्रावधान दिए गए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वरना इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रावधान भी दिए गए हैं। किसने दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है। अब NCF के बारे में पढ़ते हैं। NCF 2000 के अंतर्गत सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना और इसका प्रबंधन, कॉन्सेप्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर ऑल एंड इट्स मैनेजमेंट अंडर NCF 2000। जो शिक्षा आयोग है, कोठारी कमीशन 1964 to 1966 है। कौन सी कमीशन? कोठारी कमीशन। इसमें व्यावसायिक शिक्षा धारा शुरू करने की जो सिफारिश की गई थी वह उससे उद्यमी कौशलों और दक्षताओं से युक्त कुशल जनशक्ति निर्माण के संदर्भ में दूरगामी परिणाम प्राप्त करने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है इसमें 1992 में संशोधित हुई। इसमें वर्ष 1998 तक 25% उच्चतर माध्यमिक छात्रों तक व्यावसायिक शिक्षा पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था वह 2000 तक पूरा ना हो सका, क्योंकि 5% छात्र ही इस धारा में आ सके थे। ठीक है, अतः अपेक्षित लक्ष्यों को हासिल करने और उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए NCF 2000 में व्यावसायिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही थी। नेक्स्ट है कि NCF 2000 में यह भी प्रस्ताव किया गया कि जिन विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उनके पास स्वयं अपने प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा से आशय उस ज्ञान से है जो हमें हमारे वातावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ठीक, यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने पर्यावरण शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना है। किसने? यूनेस्को ने क्या डेफिनेशन दी, स्टेटमेंट क्या दिया कि पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति, प्रकृति और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पर्यावरण सुधार हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक, नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्यावरण शिक्षा अधिनियम 1970 में कहा गया कि पर्यावरण शिक्षा से आशय उस शैक्षिक प्रक्रिया से है जो मानव का संबंध उसके प्राकृतिक और स्वनिर्मित वातावरण से स्थापित करती है, जिससे जनसंख्या, प्रदूषण, संसाधन आवंटन और निशोषण, संरक्षण, यातायात प्रौद्योगिकी और शहरी और ग्रामीण नियोजन का समस्त मानवीय वातावरण से संबंध निहित है। इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसका पाठ्यक्रम है ये किस स्तर पे बटा हुआ है? निम्न स्तर पे प्राथमिक स्तर है, उच्च स्तर है और माध्यमिक स्तर है। इन 3 स्तरों पे इसका जो पाठ्यक्रम है वो, और स्नातक स्तर है और दूरस्थ सतत और प्रसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, ये 5 स्तर पर इसका पाठ्यक्रम बटा हुआ है।
अब देखिए जो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है इसमें क्या बताया गया, अर्थशास्त्र में नया प्रश्न पत्र अर्थशास्त्र में पर्यावरणीय अध्ययन इसके नाम से सम्मिलित किया गया। ठीक, और अभी मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अच्छा आप एक बार लिख लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये जरूर से पूछा जाएगा, पक्का से पूछा जाएगा, आएगा ये जरूर से क्वेश्चन। ठीक है, जो ये यूनिवर्सिटी है नई दिल्ली में, ये इसमें कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया गया है, होम साइंस। ये बस आप इतना याद रखिएगा, होम साइंस पर्यावरणीय जैव विज्ञान नामक एक नया विषय आरंभ किया गया। ठीक, दूरस्थ सतत और शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसमें क्या है, निरक्षर, साक्षर, प्रौढ़ों और शिक्षित वयस्कों के लिए भी पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रौढ़ों के लिए औपचारिक माध्यम की पर्यावरणीय शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ठीक, शांति शिक्षा की शुरुआत प्रारंभ में वेल्स जो है इसके अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज से हुई। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आयोग हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाले। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर गठित विभिन्न आयोग और समितियां हुई। कौन कौन सी? राधाकृष्णन आयोग कब हुआ? 1948 टू 49। मुदालिर आयोग कब हुआ? 1952 टू 53। प्रकाश समिति कब हुई? 1959। राममूर्ति समिति कब हुई? 1992। और चौहान समिति कब हुई? 1999। इसने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मूल्य शिक्षा को प्रस्तावित करने की पहल की। यहाँ तक कि नेशन करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 1975, 1988, 2005 में भी मूल्यों पर आधारित उपागमों को शिक्षा में एकीकृत करते हुए शांति शिक्षा पर जोर दिया गया। ये आपको कमेटी याद रखनी है और आपको ये आयोग याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारे ही। अब आप लाइन वाइज जो मैंने यहाँ पे बताया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो कमेंट बॉक्स में जब लिखेंगे तो आप टाइप करेंगे तो थोड़ा तो आपके दिमाग में जाएगा, है ना। तो राधाकृष्णन आयोग यहाँ पे आप पढ़ लिए। अब आप अपने मन से ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ अगर आपने कमेंट कर दिया तो हो जाएगा कि आपको याद हो गया है। आप इसको अभी याद करिए और अभी याद करके तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में। राधाकृष्णन नायक 48 टू 49, मुदालिर आयोग 1952 टू 53, प्रकाश समिति 1959 और ये राजमूर्ति समिति 1992 और चौहान समिति 1999। देखिए और भी बहुत सारे आयोग और समितियां मैंने आपको बताई। देखिए लॉर्ड मैकाले 1835, सरसरी नज़र से फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882, सैडलर आयोग 1917 टू 99, हार्टोग आयोग 1929, वर्धा आयोग 1937, सार्जेंट आयोग 1944, राधाकृष्णन आयोग कब, यही लिखा हुआ है हाँ 1948 टू 49, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, मुदालिर आयोग 23 सितंबर 1952, कोठारी आयोग 1964 टू 1964 टू 66, हाँ 64 टू 66। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हर वीडियो में आपको इसमें उसके आगे लिखा होता है 1986। ठीक है, इन सब पे आप जितने आयोग जितने मैंने आपको बताया अगर सारे आपको याद हो जा रहे हैं तो आप सारे लिख डालिए। ठीक है, क्योंकि आयोग से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 में किस हिसाब से उल्लिखित हुई। शांति शिक्षा के अंतर्गत ही समस्त मूल्यों को समाविष्ट किया जा सकता है, क्योंकि सभी मूल्यों के आदि और अंत में अहिंसा और शांति का ही स्वरूप विद्यमान रहता है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इनमें जीने का हर्ष, प्रेम, उम्मीद और साहस के आंतरिक संसाधनों के साथ व्यक्तित्व का सम्मान शामिल है। सामाजिक न्याय शांति का महत्वपूर्ण घटक है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम को उपयुक्त आधार पर 3 स्तरों में बांटा गया, प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर और हाई स्कूल स्तर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि संवेगात्मक बुद्धि या साक्षरता के तत्वों में भावात्मक और सामाजिक कौशल शामिल है। ठीक, इसमें निहितार्थ, क्रोध, आक्रमण और पलायन, परकता पर अंकुश, शराब और ड्रग इसकी लत पर नियंत्रण और यौन शोषण की रोकथाम और अंतर व्यक्ति द्वंद्वों का हल निकालना होगा। अब ये पूछा जाएगा कि क्रोध, आक्रमण, पलायन, परकता पर अंकुश, शराब और ड्रग की लत पर नियंत्रण और यौन शोषण की रोकथाम, ये जो द्वंद्व है इनका हल किस में निकाला जाएगा, किस में निकलता है, तो ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है ये। संवेगात्मक बुद्धि या साक्षरता के तत्वों में भावात्मक और सामाजिक कौशल शामिल है जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास की शिक्षा से संबंध है। तो ये जो हमारे हल जो हैं ये इसी में रिलेटेड हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है।
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा है कि बहुशाखीय बुद्धि विभिन्न प्रकार की बुद्धि को मान्यता देती है, जैसे भाषिक बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानगत बुद्धि है, शारीरिक ऊर्जा संबंधी बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है, अंतर्व्यक्ति और आंतरव्यक्ति बुद्धि है और प्रकृतिवादी बुद्धि है। ये सारी बुद्धि हैं जो बहुशाखाई बुद्धि है, इन सारी बुद्धि को मान्यता देती है। अब सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम में बदलाव। सार्वभौमिक अर्थात विश्व एकता की शिक्षा आज से सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यूनेस्को शांति शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझते हुए विश्व के 2 अरब बच्चों और आगे आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए विगत 54 वर्षों के प्रयासरत है। मतलब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का मानना यह है कि विश्व एकता तथा विश्व शांति की शिक्षा ही इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि वर्तमान में सार्वभौमिक शिक्षा का संप्रत्यय हमारे प्राचीन वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा का ही दूसरा स्वरूप है, जिसके द्वारा जो बाल्यावस्था है इससे ही बच्चों को विद्यालय, परिवार और समाज के द्वारा ये विचार देना चाहिए कि ईश्वर एक है, सभी धर्म एक हैं, संपूर्ण मानव जाति एक है, सभी प्रकार के पूर्वाग्रह दूर हों, व्यक्ति और सत्य की खोज करें और सहायक विश्व भाषा हो, नारी और पुरुष समान हैं। ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट समावेशी शिक्षा में क्या कहा जाता है? NCF 2005 पृष्ठ 96 में क्या लिखा गया है? इम्पॉर्टेंट है कि समावेशन शब्द का अपने आप में कोई खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि ये सीखने और विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाता है, जो कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। तो अगर आपको ये चीज़ भी पढ़नी है इस अवधारणा के साथ समावेशित शिक्षा व्यवस्था पर, नहीं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, आप इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया है आपका 12 चैप्टर पूरे कंप्लीट। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो आपको भले ना इम्पॉर्टेंट लग रहा हो, लेकिन अब ये 4 जो चैप्टर मैंने बताया, ऐसा थोड़ी ना है कि जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 4 चैप्टर स्किप कर दिए जाएंगे। पूछा तो जाएगा ना कहीं ना कहीं से, तो जहाँ से पूछा जाएगा वो मैंने इसमें बताया है, ठीक। मतलब इसके हिसाब से वीडियो आपके लिए पूरा हेल्पफुल हुआ है। अब अगर हेल्पफुल हुआ है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, तो इसको लाइक भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर भी करिएगा और पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। हर एक चीज़ आप पढ़ लीजिए, फिर क्या ही आप अपनी मेहनत करिए, फिर क्या ही जाता है, ठीक है। नहीं आएगा। और क्योंकि अगर आपने सब पढ़ ही लिया है, मैंने ऑब्जेक्टिव भी आपको बता रखे हैं इनसे रिलेटेड, और देखिए अब जो भी मैंने इसमें टॉपिक्स क्लियर किए हैं इनसे रिलेटेड मैं फिर आपको ऑब्जेक्टिव बता दूंगी। ऐसा नहीं है, मैं आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन वर्क करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बट अगर रिवीजन करना है उसके लिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें, देखिए एक लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन अगर बढ़ती 2 लाइन हो जाती है तो उसमें कई चीज़ें पता चल जाती है, ठीक। तो वो क्या हो जाता है कि वो जो लाइन हम समझते हैं वो समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसके बारे में और भी कई तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। यही है तरीका आपको पढ़ने का। क्या करते हैं आप कॉलेज स्कूल में? ये करते हैं कि आप पहले सिलेबस देखते हैं, ठीक। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करते हैं, टॉपिक्स को ख़त्म करते हैं। खत्म करने के बाद उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं, दीर्घायु, ये सब लॉन्ग आंसर, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं बनते, आउट ऑफ टॉपिक्स नहीं बनते तो आपके उस चैप्टर से ही हैं। तो आप पहले सिलेबस पढ़िए, सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखा है, उसके बाद आप ये पढ़िए। अब सिलेबस नहीं भी पढ़ेंगे तो आप हमारे वीडियोज़ देखिए। अब आपको बस चैप्टर वाइज सब कुछ खत्म कर देना है। आप अपनी मेहनत करिए और जो एग्ज़ाम में करना होगा वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। आप इधर से बस आप मेहनत करके जाइए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा आप फटाक से कर ले जाएंगे, बस हमारे अगर लेक्चर्स को आपने फॉलो किया है तो, क्योंकि हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पक्का किसी ना किसी लेक्चर से हमारे होगा जरूर, क्योंकि कहीं कोई ऐसी जगह बची ही नहीं है जहां से आपको कंटेंट प्रोवाइड ना किया जाए, क्योंकि अभी और कंटेंट बन रहा है जिससे कि आपको और भी दिया जाए, ठीक है। तो यही कहने का आपको है कि अगर हम लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़ अदर ग्रुप्स में भी अपने, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है। और थैंक यू, आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आता है, हमें बहुत खुशी होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपके लिए वीडियो कंटिन्यू ला पाऊँ मैं,
है ना। तो जब भी आप ऐसे कमेंट करते रहते हैं ना, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को चाहिए, मतलब हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो अब मैं आपको जरूर से वीडियो, और हम लोग रात भर, मतलब रात में भी जगना पड़ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब रात में ना जगें, क्योंकि आपको कंटेंट टाइम टू टाइम देना होता है। कल मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, बस इस वजह से वीडियो नहीं दे पाई हूँ। आज से मैं कंटिन्यू वीडियो रखूँगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। मैं फिर से इसका तीसरा पार्ट लेकर के आऊँगी और कोशिश करूँगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। अब कितना ही बचा है, अब बचा है 8 9 10 12 चैप्टर्स बचे हैं, ठीक है। तो जो 12 चैप्टर्स बचे हैं उनको भी फटाफट से कल के वीडियो में आपको बता दूंगी, कल या ज़्यादा ज़्यादा परसों बस, ठीक है। तो 6 करके बता दूंगी, तो इतना कुछ आपके लिए इशू नहीं है, सब कुछ अच्छे से आपको पता चल जाएगा। और अपना ध्यान रखिए, मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।